नमस्कार। मैं कारदिलिये में उपस्थित सभी साथियों का स्वागत करता हूं। धन्यवाद के साथ शुरुआत करूंगा। मैं तुलिका जी को धन्यवाद देता हूं, पवन जी को धन्यवाद देता हूं कि इस किताब पे बोलने के लिए मुझे यहां आमंत्रित किया। दरअसल मुझको ये जिम्मेदारी उन्होंने लगभग 6 से 8 महीने पहले दे दी थी और कुछ व्यस्तताओं के चलते और कुछ इस किताब के आकार और गहनता के चलते मैं काफ़ी लंबा समय ले गया, लेकिन फिर मैंने तय कर लिया था पिछली बैठक में कि अब अगले 1 महीने में इसको मैं पढ़ के समाप्त करूंगा और इस पे बात रखूंगा। ये किताब है 585 पेज की, उपन्यास है शिव मूर्ति का अगम बहे दरियाव। इसका मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं कि एक ऐसी दरिया जो गहरी है, इसकी धारा इतनी तेज़ बह रही है कि जिसे पार करना आसान नहीं है, वो निरंतर बहती चली जा रही है। अब ये दरिया किस चीज़ की है? ये हमारे समाज की विद्रूपताओं की दरिया है या जातिगत और धार्मिक शोषण की है, समाजवाद और पूंजीवाद की शोषण की दरिया है, या जो भी विविध रंग हैं, इस दरिया को आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। इस दरिया को समझने के लिए शिव मूर्ति जी ने इस उपन्यास में अनेक घटनाओं को, किस्सों को और पात्रों को गढ़ा है। चूँकि ये बड़ा उपन्यास है तो मुझे लगता है कि मैं संभावित जो समय आपका तय है उससे कुछ ज़्यादा लूँगा। बहुत दिनों से यदि मैं आपसे ये पूछूं कि भारत के ऐसे कुछ चंद उपन्यासों के नाम बताएं जिनमें ग्रामीण जीवन और किसानों की व्यथा प्रमुखता से सामने आती है, तो 2, 4, 5 नाम हमारे सामने बहुत माइलस्टोन के रूप में हैं। गोदान, श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी को भी आप उसमें मान सकते हैं, राही मासूम रजा के आधा गाँव, इसके अलावा मैला आंचल, विश्रामपुर का संत भी मनोहर श्याम जोशी का आप उसको इसमें शामिल कर सकते हैं। आमतौर पर हिंदी साहित्य में जो भी गांव और किसानों का चित्रण हुआ है वह मूलतः उत्तर भारत तक ही सीमित रहा है, क्योंकि हिंदी बेल्ट जो है उत्तर भारत को ही ज़्यादातर प्रतिपादित करती है। ऐसा बहुत कम हुआ है कि हिंदी साहित्य में मूल रूप से लिखे हुए हिंदी उपन्यास या कहानी में कोई ऐसा सुदूर दक्षिण का या पूर्व या पश्चिम का कोई अंचल और वहाँ की समस्याओं को समेटे हुए कोई उपन्यास हो, ऐसा कम होता है। और जैसे ही कोई ऐसा उपन्यास आता है उसको हम प्रायः आंचलिक उपन्यास का दर्जा दे देते हैं। इस उपन्यास को भी कुछ लोगों ने आंचलिक उपन्यास के रूप में इंगित किया है, जो मेरी नज़र में गलत होगा। आंचलिक उपन्यास की अपनी सीमाएं होती हैं और अपनी विशेषताएं होती हैं। तो ये उपन्यास, इसका कैनवस इतना बड़ा है कि इसको उस सीमा में बांधना मेरी नज़र में उचित नहीं है। लगभग 20 वर्ष से यह कहा जाने लगा था कि उपन्यासों से किसान गायब हो रहा है, भारतीय समाज व्यवस्था गायब हो रही है, और ऐसा कोई प्रामाणिक उपन्यास नहीं आया जो सारे मसलों पर एक साथ बात करता है। अंततः यह 2013 में उपन्यास हमारे सामने आता है, 2023 में, और विगत 2 वर्षों से यह लगातार चर्चा के केंद्र में बना हुआ उपन्यास है। इसके पूर्व कि मैं इसके बारे में कुछ बोलूं, शिव मूर्ति जी का, जो इसके मूल लेखक हैं, उसका परिचय मैं देना चाहूँगा उनका। शिव मूर्ति जी का जन्म इलाहाबाद और लखनऊ के बीच के इलाके में हुआ है, एक गांव में। बहुत साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही उनकी पढ़ने में कोई अभिरुचि नहीं थी। प्रायः वो जो है घर से भाग जाते थे, स्कूल से भाग जाते थे। पिता ने बहुत मारा पीटा तो दोबारा लिखने पढ़ने के लिए आए। 13 वर्ष के हुए होंगे कि पिता जो है साधु बन के घर छोड़ गए, तो घर की जिम्मेदारी भी इनके ऊपर आई, पढ़ने की भी जिम्मेदारी आई, और इस उपक्रम में उन्होंने अनेक काम किए।
उन्होंने बीड़ी बनाना सीखा, बेचा, किसी मंडली में झाल बजा रहे हैं तो कहीं फुटकर काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। ऐसे अनेक काम करते करते पढ़ाई जारी रखी उन्होंने और शुरुआत में अध्यापन किया और अंततः फिर राज्य लोक सेवा आयोग में उनका चयन होता है और वो एडिशनल कमिश्नर से रिटायर होते हैं। अगर मैं डिपार्टमेंट तो मुझे नहीं मालूम। इस दौरान उन्होंने अनेक कहानियों और उपन्यासों की रचना की है। कसाई बाड़ा और त्रिया चरित्र उनकी बेहद प्रसिद्ध कहानियां हैं जिन पर सीरियल भी बने और प्रायः यह चर्चा के केंद्र में रहीं, जिन्होंने शिवमूर्ति को स्थापित किया एक लेखक के रूप में। इसके अलावा त्रिशूल और तर्पण उनके उपन्यास हैं जो बहुत प्रसिद्ध रहे हैं और उन्होंने कई पुरस्कारों से उनको नवाजा गया। इस उपन्यास पे बात करते समय जब मैंने किताब के अलावा साहित्य का वो किया रूप देखा कि सोशल मीडिया पर इसके बारे में क्या है, तो मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि इस उपन्यास के बारे में लगभग 15 से 20 वीडियो पड़े हैं विस्तार से। समीक्षाएं इंटरनेट पे भरी पड़ी हैं, जबकि उपन्यास को आए हुए सिर्फ 2 महीने हुआ है। ये 2 वजह ऐसी हैं जो बताती हैं कि हिंदी साहित्य के प्रति अभी पाठकों का अनुराग समाप्त नहीं हुआ है। द वायर का आर्टिकल जो एक सुश्री प्रीति हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं, उन्होंने इस उपन्यास की समीक्षा लिखी है उसमें विस्तृत। इसके अलावा समालोचन की वेबसाइट पे मैंने समीक्षा पढ़ी। जो ख़ास बात इसमें है, जो वायर लिखते हैं उस लेख में कि पाठक को कथा वस्तु और परिवेश में देसीपन के साथ साथ एक खुरदरापन महसूस हो सकता है, लेकिन पठनीयता और किस्सा गोई में कोई कमी नहीं है, वो लगातार पाठक को बांधे रखती है। एक और बड़ी बात है जो इसमें मैं कहूँगा, 585 पेज के उपन्यास में कोई एक नायक नहीं है। हालांकि मुझको ये हिदायत दी गई है कि इस उपन्यास के क्लाइमेक्स या अंत को मैं आपके समक्ष उद्घाटित ना करूं, मैं खुद भी नहीं करता, और दरअसल इस उपन्यास का कोई ऐसा क्लाइमेक्स है भी नहीं। छोटी छोटी ऐसी हजारों घटनाएं हैं जो दैनंदिन जीवन में होती हैं, जिनको आप अगर 1 या 2 घटनाओं का अंजाम जान भी लें तो उससे उपन्यास में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बकौल लेखक इसमें 360 पात्र हैं। 360 पात्र एक उपन्यास में होना, और हर पात्र की अपनी एक कहानी है, और उस कहानी में ये उसकी ताकत भी है कि इतने सारे पात्र हैं। वो सारे पात्र कल्याणी नदी के किनारे स्थित एक गांव है बनकट, उसके ये पात्र हैं। हालांकि कोई भी पाठक ये समझ सकता है कि किसी एक गांव में इतनी सारी घटनाएं और इतने सारे पात्र नहीं होते। शिवमूर्ति जी ने अपने साक्षात्कार में स्वयं ये स्वीकार किया है कि ये अनेक अगल बगल के गांवों के या मेरे जीवन में आए हुए लोगों के पात्र हैं, जिनको मैंने एक ही जगह पर उसको प्रतिस्थापित किया है, लेकिन एक भी पात्र इसमें झूठा नहीं है। सारे पात्र सच्चे हैं, सारी घटनाएं सच्ची हैं। और जब आप इस उपन्यास को पढ़ते हैं, 360 पात्र हैं और लगभग 50 से 60 किस्से होंगे। कुछ किस्से बड़े हैं जिसमें मुख्यतः 3 या 4 पात्र हैं जिनका मैं आपको भी परिचय दूंगा। उन किस्सों में आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि संतोखी जो है इसका नायक है। संतोखी एक दलित किसान है, गरीब किसान है, जिसकी ज़मीन गांव के ठाकुर छत्रधारी सिंह ने हड़प ली है। शुरुआती 100 या 200 पेज तक आपको ये लग सकता है कि संतोखी ही नायक है, क्योंकि बार बार उसकी कहानी का जिक्र आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो इसमें आपको माठा बाबा, पहलवान, पांडे, ऐसे बहुत सारे चरित्र उभर कर सामने आते हैं जो आपको ये स्पष्ट कर देते हैं कि कोई एक नायक इस उपन्यास का नहीं है। इसके पूर्व कि मैं कहानी पर आऊँ या आपको इसका परिचय दूँ, ये बताना चाहूँगा कि ये राजकमल प्रकाशन द्वारा
प्रकाशित उपन्यास है। इसके आवरण पृष्ठ पर और बैक पेपर पर संक्षिप्त जो परिचय दिया है वो पढ़कर सुनने लायक है, इसलिए मैंने उसको नोट भी कर लिया था। और मैं चाहूँगा कि आप ये जानें कि ये उपन्यास उदारीकरण और आपातकाल का जो 40 दशक का अंतर है, यानी कि 1975-70 के दशक से शुरू होकर ये 2000 तक ये उपन्यास आता है, यानी कि कालखंड इसमें 40 वर्ष का है। और 40 वर्ष में जितनी भी राजनीति घटनाएं, मुख्य घटनाएं हैं, शोषण व्यवस्था है, सरकारी नीतियां हैं, ये सब इसमें शामिल हैं। इसके पृष्ठभाग पर जो परिचय लिखा है मैं उसको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। कृषि प्रधान कहे जाने वाले देश भारत का एक आम किसान, जिसके पास 100-200 बीघा ज़मीन, लाइसेंसी बंदूकें, राइफलें और पुलिस फौज में नौकरी पाए बेटे नहीं हैं, अपने दुख में अकेला और असहाय एक ऐसा जीव है जो लगता है पूरी व्यवस्था का देनदार है। राजनीति के लिए वोट बैंक और नौकरशाही के लिए एक दुधारू गाय। थाने, तहसीलें, अदालतें, गन्ना मिलें, अमीन, पटवारी, वकील, आड़ती, कर्जे और खर्चे, राजनीति और नौकरशाही, ये सब मिलकर एक ऐसा महाजाल बुनते हैं जिसके निशाने पर किसान ही होता है। यह अगम बहे दरियाव उसी भारतीय किसानों के दुख का है। बेशक उसकी वह ताकत भी यहाँ मौजूद है जो राष्ट्रीय उपेक्षा के आखिरी सिरे पर पड़े रहने के बावजूद उसे बचाए हुए है, उसकी संस्कृति, उसकी मनुष्यता और उसका जीवट। शिवमूर्ति हमारे समय के ग्रामीण जीवन के समर्थ किस्सा गो हैं और अगम बहे दरियाव उनकी अनुभव संपदा और कथा कौशल का शिखर है। कल्याणी नदी के कंठ पर बसे बनकट गांव की इस कथा में समूचे उत्तर भारत के किसानों और मज़दूरों की व्यथा समाई हुई है। इस दुनिया में सब शामिल हैं, अगड़े, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, सब, और सब इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। जिंदगी के विभिन्न रंगों, छवियों और गीत संगीत से समृद्ध इस उपन्यास में लोक की छटा कदम कदम पर दृश्यमान है और ग्रामीण जीवन की शांत सतह के नीचे खदबदाती लोभ लालच, प्रेम प्यार, छल प्रपंच और त्याग बलिदान की धाराएं जो जमाने से बहती आ रही हैं। कथा साहित्य में लंबे समय से अनुपस्थित किसान को यह उपन्यास वापस एक त्रासदी नायक के रूप में केंद्र में लाता है। देश के नीति नियंता चाहें तो इस आख्यान को एक ग्राउंड रिपोर्ट की तरह भी पढ़ सकते हैं। ये एक परिचय है। मुझे एक और चीज़ लगी, जब मैं इस उपन्यास को पढ़ रहा था तो मैं भी लगभग उसी उम्र का हूँ जिस कालखंड का यह उपन्यास है, और मेरी स्मृतियों में वो सारा कुछ गुजर रहा था। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मैंने आपातकाल से लेकर उदारीकाल तक का जो समय है वो जिया है, तो एक एक चीज़ प्रामाणिकता के साथ मौजूद थी। जैसा मेरे गाँवों में होता रहा, जैसा कोर्ट कचहरियों में हो रहा है, या जो मैं झेला मैंने वो देखा, बिल्कुल हूबहू वैसा ही उतरा हुआ है। आज यदि कोई मिलेनियल या जेन जी का कोई बच्चा जो आमतौर पर वर्ष 2000 के बाद पैदा हुआ और उससे कहा जाए कि तुम 50 साल पहले के भारत के बारे में क्या जानते हो, तो शायद वो जानता ही नहीं है कि हम जो, मेरे ख्याल से हम सभी जो हैं वो उस पीढ़ी के हैं जो उस दौर से आई है। और उस दौर के जीवन का यदि उसको कोई प्रामाणिक परिचय देना हो तो मैं हर मिलेनियल या जेन जी से कहूँगा कि इस उपन्यास को पढ़े। इस उपन्यास को पढ़कर आपको भारत का अतीत प्राप्त हो सकता है। एक और बात जो मैं कहना चाहूँगा कि ये उपन्यास पढ़ते समय मेरे एक मित्र ने मेरे दिमाग में एक संशय डाल दिया था, जिसको फिल्मों की भाषा में कहते हैं ना कि वो रॉन्ग नंबर ये डाला कि ये उपन्यास मूलतः दलित विमर्श का उपन्यास है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। शिवमूर्ति के अन्य उपन्यासों की भांति दलित का साहित्य आपको मिल सकता है, दलित चेतना की बात हो सकती है। ये मेरे दिमाग में एक रॉन्ग नंबर था। संतोखी का जिस तरह से विस्तृत वर्णन है उसकी व्यथा का, एक दलित की व्यथा, गांव के दलित की व्यथा, उसको पढ़कर मुझे लगा भी कि ऐसा हो सकता है। कई जगहों पर दलित विमर्श
पूरी चेतना और गंभीरता के साथ मौजूद है। मैं कुछ अंश पढ़ के सुनाऊंगा जिससे आप भी अनुमान लगा सकेंगे कि कितनी ईमानदारी से उन्होंने उस पर चर्चा की है। लेकिन मेरी आश्चर्य की सीमा तब रही जब उपन्यास के उत्तरार्ध में पांडे का चरित्र आता है और पांडे की कठिनाइयाँ, और जिस तरह से पांडे के जीवन की कठिनाइयों का जिक्र इस उपन्यास में है वो आपको सहज करुणा पैदा कर रहा है। ऐसी करुणा जो किसी जात या पात या धर्म से परे हो जाती है। एक मनुष्य के रूप में कितना पीड़ित है वो व्यक्ति। हम सभी जानते हैं कि आज के हमारे समाज में भी ऐसे अगड़े भी मिलेंगे जो पीड़ित हैं, और दलितों पिछड़ों का तो कहना ही क्या, वो तो सदियों से अगम बहे दरिया उनका हो रहा है। इस उपन्यास में दृश्यात्मक शैली है, गांव की राजनीति, जाति व्यवस्था, ज़बरदस्ती नसबंदी, पत्नी की दूसरी शादी, कोर्ट कचहरी का बेजोड़ वर्णन, दलित अगड़ा और पिछड़ा संघर्ष, दलितों पर अत्याचार, दलितों की चेतना और उनका प्रतिकार, हिंसा, चुनाव राजनीति, राजनीतिक दल, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल, धार्मिक राजनीति, ज़मीन कब्जाने के दांव पेंच, पुरानी कहावतें, लोकोक्तियाँ, लोकगीत, मुसलमानों पर अत्याचार, वर्ण व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, जाति व्यवस्था, धार्मिक स्वांग, मेले हाट, सेठ, थानेदार, बेटे की पढ़ाई, पढ़ाई की शादी में खेत बिकना, पढ़े लिखे बेटे का घर से विमुख होना, बदलते समाज पे मजदूरों का प्रभाव, बैंक का लोन, उसकी वसूली की प्रक्रिया, हवालात, हाई कोर्ट, हड़ताल, बागी बनना, बीमारी, चकबंदी, इनकाउंटर, फौजदारी, ब्राह्मण दुर्दशा, जाने क्या क्या है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे आसपास के जीवन से छूट रही हो जो इस उपन्यास में नहीं है। इस उपन्यास में शिवमूर्ति जी ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि ये मेरे लिए चुनौती थी कि उपन्यास को अगर आपको कई पेज का बनाना है तो बिना अतीत में झांके वो संभव नहीं है, तो मुझे फ्लैशबैक में जाना ही पड़ा। इस उपन्यास में 360 के आसपास पात्र होना और अनेक किस्सा होना इसकी ताकत भी है और इसकी कमजोरी भी है। कमजोरी इसलिए है जो एक पाठक के रूप में मुझे लगी कि आप मूल कथानक से बार बार भटक जाते हैं। जैसे गोदान में हम होरी की कथा को पढ़ते चले जाते हैं तो हर दूसरे अध्याय के बाद होरी का प्रकरण आ जाता था, तो आप एक नायक से जुड़े रहते हैं, उसकी कथा से जुड़े होते हैं कि अब इसके साथ ये हो गया, अब इसके साथ ये हो गया। इसमें इतनी ज़्यादा कहानियाँ हैं और प्रक्षिप्तांश हैं, कुछ पात्र तो केवल 2 पेज के लिए आए हैं, जो आए हैं वो पूरी कहानी हुई और वो किस्सा वहीं ख़त्म हो गया। इतने ज़्यादा पात्र होने से पाठक बीच बीच में भटक जाता है मूल कथा से और उसका तारतम्य टूटता भी है। कई बार मुझे लगा कि संतोखी खोज 585 पेज तक ही ले जाएंगे तो इसमें कितने इस तरह से भटकाव आएंगे, लेकिन हम पाते हैं कि उत्तरार्ध में संतोखी का प्रकरण काफ़ी पीछे छूट जाता है और गांव के ही पहलवान और पांडे का प्रकरण इसमें आने लगता है। मेरी नज़र में अतिशय किस्सा गोई होना इस उपन्यास की एक सीमा भी है। एक पाठक के रूप में आप किसी एक पात्र से जुड़ नहीं पाते, ये इसकी कमी भी है। और ताकत मैं बता ही चुका हूँ, ताकत ये है कि कुछ ऐसा नहीं है जो छूट रहा हो। मैं मुख्य रूप से कुछ पात्रों का परिचय आपको दूंगा, उन पात्रों को आप थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे तो कहानी समझने में आसानी होगी। अंत में आपको बताऊंगा नहीं, उन पात्रों के साथ अंततः क्या होता है वो आपको उपन्यास पढ़ के पता लगेगा। जैसा कि आपने सुना कि सबसे प्रमुख पात्र है संतोखी, जो गांव का दलित किसान है, और छत्रधारी सिंह ठाकुर उसकी ज़मीन पे कब्जा करके बैठ गए हैं और वो लगभग अपनी पूरी ज़िंदगी उस ज़मीन के टुकड़े को वापस लाने के लिए कोर्ट कचहरी में जूझता रहता है। तहसीलदार की अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक उसको कई बार अपील करनी पड़ती है, तारीख़ों पे जाना पड़ता है, तारीख़ों पे उसके साथ कैसे धोखे होते हैं वो सब व्यापकता से इसमें मौजूद है। यदि आप में से किसी को कोर्ट कचहरी का अनुभव नहीं है तो इस उपन्यास को पढ़कर आप डर सकते हैं कि काश ऐसा ना हो कि ये चक्कर हमारे साथ आ जाए। जिस तरह से तहसीलें और हमारे कोर्ट में काम होते हैं वो भयावह तरीके से मौजूद है। शिवमूर्ति जी के पास निश्चित रूप से न्यायालय का और इन सब चीज़ों का बहुत व्यापक अनुभव रहा है ग्रास रूट लेवल पे। कुछ अनुभव मेरे पास है कोर्ट कचहरी का, तो मैं समझ सकता हूँ कि वो बिल्कुल वही है जो उसमें लिखा है। आप 25 दिन तारीख पे जाते रहते हैं और जिस एक दिन तारीख पे नहीं जाते हैं उसी दिन अदम पैरवी में मुकदमा
खारिज हो जाता है। सारी व्यवस्था तैयार बैठी रहती है कि आज जो है ये मुवक्किल आए नहीं या प्रतिवादी आए नहीं, उसी दिन हम ये फ़ैसला कर देंगे। तो ये सारे दांव पेच कचहरी के पूरे इस उपन्यास में मौजूद हैं। बहुत विस्तार में मैं जाना चाहूँगा नहीं, लेकिन जब आप इस उपन्यास में डूबेंगे तो सबसे ज़्यादा आनंद आपको उसी बात में आएगा कि किस तरह से एक व्यक्ति इस पूरी व्यवस्था से लड़ रहा है। गांव के एक दलित नेता हैं विद्रोही जी, जो बाद में चुनाव लड़के छत्रधारी सिंह को हरा देते हैं और प्रधान बन जाते हैं। छत्रधारी, चूँकि उनका नाम से ही छत्रधारी हैं, तो उनके 25 काम हैं। एक वो ईंट का भट्टा भी चलाते हैं। ईंट के भट्टे को जो है कमाई अपनी, लेकिन ईंट का भट्टा किसी दूसरे के नाम पर। गिरफ्तार हो वो, टैक्स की चोरी करे तो वो पकड़ा जाए, और जब वो पकड़ के थाने पहुंचता है तब उसको पता लगता है कि ये भट्टा तो मेरे नाम पे है। अंततः वो मारा जाता है। उसका बेटा जो है बागी बन जाता है, जंगू उसका नाम है, और जंगू एक क्रांतिकारी बागी के रूप में इस उपन्यास के मुख्य पात्रों में से एक है। वो जेल चला जाता है, पिटता है, 3rd डिग्री टॉर्चर उसको झेलना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जब वो निकल के बाहर आता है तो वो फरार हो जाता है और लगातार गरीबों को, मजलूमों को अपने तरीके से न्याय दिलवाता है, जो संवैधानिक प्रक्रिया से अलग है। आगे कहीं पर उसका जिक्र आएगा तो मैं बताऊंगा। इस उपन्यास में नौटंकी कंपनी चलाकर गुजारा करने वाले भगवत पांडे हैं। उत्तरार्ध में नौटंकी कंपनी इसलिए चलानी पड़ी कि वो उनका भी कमज़ोर बैकग्राउंड था, और चूँकि कला रसिक थे, गाना आता था, तो उन्होंने अपनी एक कंपनी खोल ली और नाटक खेलते थे जो लोग जाके। उस चक्कर में उनका जो है साहित्य से और कला से जुड़ाव रहता है। उनके 2 बच्चे हैं, प्रभाकर और दिवाकर, दोनों की शादियां हुई हैं। एक बच्चा मजबूरी में जो है किसान बन के बैठ गया है, एक बच्चा घूस दे के पुलिस की नौकरी पाता है। पुलिस की नौकरी भी उसकी जाती रहती है। आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश में एक बार पुलिस भर्ती निरस्त हो गई थी, तो उसका जिक्र भी है। उसके बाद उस परिवार पे क्या बीतती है, वो कैसे लोन लेता है, ऐसी अनेक घटनाएं इसमें मौजूद हैं। पहलवान है एक चरित्र जो अपने बेटे की पढ़ाई और बेटी की शादी के लिए घुला जा रहा है। एक तूफानी है जो दलित नेता हैं और ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता हैं, एडवोकेट बन गए हैं, तो छोटे छोटे केस लड़ते हैं। और जो दलित राजनीति का उदय उत्तर प्रदेश में हुआ, वो कैसे हुआ, इस तरह के छोटे छोटे ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ताओं ने उस पार्टी को खड़ा करने में कितना श्रम लगाया, और बाद में उनके साथ क्या होता है जो मैं बताऊंगा नहीं, ये इस उपन्यास में मौजूद है। छत्रधारी सिंह उच्च वर्ग के हैं, उनको अपने उच्च कुल में पैदा होने का बहुत गर्व है। ठाकुर हैं। एक जगह पे वो कहते हैं, उनका कहना है कि ऊंची जाति में पैदा हुआ हूं तो तुमको मुझे सम्मान देना ही पड़ेगा। अगर निचली पिछड़ी जातियों को सम्मान की इतनी भूख थी तो वे भी ऊंची जाति में पैदा हो जाते, किसने रोका था? नाम में सिंह लगाने का क्या मतलब? सिंह तो पशु है, कोई आदमी होकर अपने नाम के साथ पशु का नाम क्यों नत्थी करता है? इसका मतलब कि हम शिकार करके खाने में विश्वास करते हैं। शेर भी सबसे कमज़ोर शिकार पर हमला करता है जिसमें ताकत भी कम लगे और प्रत्याक्रमण का खतरा भी कम हो। संतोखी के खेत के बेनामे से हुई बदनामी को छत्रधारी बदनामी नहीं मानते। अखाड़े में प्रतिद्वंदी की पीठ लगाने के लिए पहलवान बल, कल और छल तीनों का सहारा लेते हैं, लेकिन देह की ताकत से कुश्ती नहीं जीती जाती। एहसानमंद होना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी एहसान फरामोश होना वक्त की ज़रूरत बन जाता है। इसी तरह से एक और रोचक बात जो इस उपन्यास में लगी, जहाँ पर वो लेखक कहना चाहता है मज़ेदार तरीके से, अपवाद को छोड़ दें तो यहाँ सबल माने जाने वाली जातियों के नाम में राम आगे आगे चलते हैं। राम प्रताप, राम कुमार, राम बहोर, राम आधार, राम बरन, राम करण, राम जियावन, राम लुटावन, रामचरण, राम बचन आदि, और दलित समुदाय के नाम में राम पीछे लगे रहते हैं। तुलसी राम, सीताराम, कोदई राम, बघेलू राम, जीतन राम, गणपत राम, विदेशी राम, परदेसी राम। अभिवादन के लिए ब्राह्मणों को पैलगी के अलावा सारे समाज में राम राम, सीताराम और जयराम प्रचलित था।
अब नमस्ते नमस्कार, जब तब जय भीम, नमो बुद्धाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण जैसे संबोधन भी प्रचलन में आ गए हैं। गांव के नामों में परिवर्तन करने की आकांक्षा भी इधर सिर उठाती दिख रही है। पड़ोसी गांव का एक समुदाय अपने गांव का नाम अब भी पहले से प्रचलित गनीपुर बनाए रखना चाहता है, तो दूसरे समुदाय के कुछ लोग उसे ज्ञानीपुर कर देना चाहते हैं। गनीपुर गांव है, उसको ज्ञानीपुर कर देना चाहते हैं। दलित चेतना मूलतः इस उपन्यास में पग पग पर नज़र आती है और कुछ अंश में उसके माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहूँगा कि किस तरह गांव का दलित पिछले 30 साल में 40 साल में उत्तर प्रदेश में बदला। हम सभी जानते हैं आज से 50 साल पहले का उत्तर प्रदेश और गांव का विशेष रूप से वर्णन अगर मैं देखूं, मैंने खुद देखा है, तो लगभग जो है दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में उनकी स्थिति थी। कई जातियां सुबह 9 बजे के पहले घर से नहीं निकलती थी कि उनका मुंह कोई देख ना ले। पंडित जी खुलेआम लोग बोल दिया करते थे। सिर पे मैला ढोने वाला प्रथा मैंने अपने आंखों से देखी, हमारे घर तक में देखी है। ये चीज़ बदली है पिछले 40-50 साल में। निश्चित रूप से संविधान का और हमारी इस व्यवस्था का ये धन्यवाद देना चाहिए इस बात में कि हालात बदले तो हैं। अब उत्तर प्रदेश में दलितवाद एक राजनीति के रूप में ज़्यादा स्थापित हुआ। आप सभी जानते हैं एक राजनीतिक दल है जो दलित राजनीति करके शिखर तक पहुंचा सत्ता के। इस उपन्यास में उसका पर्याप्त जिक्र है, हालांकि डायरेक्ट पार्टी का नाम इन्होंने नहीं लिया है। पार्टी के नाम के रूप में सिर्फ कांग्रेस का नाम उन्होंने सीधे लिया है। बाकी 2 प्रमुख पार्टियां जो उस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में थीं, 3, उनमें किसी का उन्होंने सीधे सीधे नाम नहीं लिया। रामवादी पार्टी एक को बोला और एक को आप समझ जाते हैं, जिसका ग्रास रूट कार्यकर्ता तूफानी होता है, तो वो कैसे उस पार्टी का जो है प्रचार प्रसार होता है। लेकिन चेतना लगभग 40 साल पहले से उठनी शुरू हो गई थी और तूफानी जैसे छोटे छोटे जो कार्यकर्ता थे दलित, जिन्होंने गांव-गांव जाकर अपनी जातियों को ये समझाया कि तुम ये बेगार क्यों करते हो, संविधान में आपको ये अधिकार हैं, अब आप बेगार मत करिए। तो एक गांव है बनकट, उसमें दलित जातियों ने तय कर लिया है कि अब हम जो है 1.25 सेर गेहूँ की कटाई के नाम पे जो है काम नहीं करेंगे, हमें तो 3 किलो चाहिए तब हम काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। शिवमूर्ति जिस उपन्यास में कहते हैं, पिछड़ी मेहनतकश जातियों के किसान ज़्यादा चिंतित नहीं हैं। वे औरतों बच्चों के साथ खेती के काम में जुटते हैं। मजदूरी देकर काम कराने के बजाय एक दूसरे के काम में हाथ जुटा लेते हैं। कभी एक किसान अपना खेत जोत लेता है, कभी किसी दूसरे के साथ चला जाता है। उनको मज़दूरों की ज़रूरत साल में चाहे 4-6 दिन ही पड़ती है, खासकर धान की लगवाही में। लेकिन सवर्ण किसानों का तो सारा काम ही मज़दूरों के भरोसे रहता है। उनके घर की औरतें कभी खेत तक गई नहीं, अपने और पराए खेत की पहचान तक नहीं कर सकती। इस उपन्यास में ऐसा होता है कि उस गांव के लोग काम करने से मना कर देते हैं, तो छत्रधारी सिंह के पिता दलित टोले में जाते हैं कि क्यों भाई तुम काम पे क्यों नहीं आए। तो उन्होंने बोल दिया कि साहब हमारे बच्चे और बहू ने मना किया है, तो उसकी पिटाई लगा देते हैं और एक हिंसा का वातावरण होता है। झुग्गी जल जाती है, 1-2 लोग मर जाते हैं, उस चक्कर में लोग जेल चले जाते हैं। जेल जाने में भी जिसकी झुग्गी जड़ी वही जेल जाएगा, जिसने जलाई है उसके पास तो रसूख है, व्यवस्था उसके हाथ में है, तो उसको जो है जेल, पुलिस, थाना, कचहरी सब उसके सपोर्ट में है। ये इस उपन्यास में व्यापकता से देखने में हमें मिलता है कि सारी व्यवस्था जो है सवर्ण और जिसके पास पैसा है उसके पक्ष में खड़ी है। संतोखी के खेत पे कब्जा हो गया। एक सुबह वो देखता है कि उसके खेत पे ट्रैक्टर जोता जा रहा है। वो जाके पूछता है तो छत्रधारी सिंह कहते हैं कि आपके पिता बेनामा लिख गए थे हमारे नाम पे, चाहो तो छुड़ा लो। तो उन्होंने कहा कब लिख गए थे, तो उसने एक डेट बताई। तो उसने कहा तब तो हमारे पिताजी मर गए थे उस समय। तो इसको साबित करने के लिए संतोखी को नायब तहसीलदार कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक का पूरी ज़िंदगी का सफ़र तय करना पड़ता है। जिस समय उनके खेत पे कब्जा हुआ उस समय वो 25-30 वर्ष के थे, और जब अंततः उनको खेत पे कब्जा मिलता है कि नहीं मिलता है ये पता नहीं है, अभी ये ट्विस्ट है उसमें। तो वो
32 वर्ष यानी कि 60 वर्ष के आसपास हो गए हैं, पूरी ज़िंदगी अपने खेत को जोत नहीं पाते हैं। संतोखी की दशा ये है कि एक गांव से उनको गवाह मिल गया है जिसकी पेशी करानी है, और वो हर बार पैसा लगा के शहर तक जाते हैं। जैसे ही वो सामने वाली पार्टी देख लेती है कि गवाह आया हुआ है तो वो तारीख बढ़वा देती है। तारीख बढ़ने में समय नहीं लगता, हर तारीख पे वकील पैसा मांगता है, चाहे भले ही कुछ ना हो। वकील तो ये कहता है कि मैं खड़ा तो हूँ तुम्हारे साथ, तो मेरे खड़े होने का ही पैसा दे दो। अंततः एक दिन ऐसा होता है कि ये दोपहर में इनकी पेड़ के नीचे नींद लग जाती है, शाम को 4 बजे पहुँचते हैं तो पता लगता है तुम तो उस दिन आए नहीं थे, तो आदम पैरवी में खारिज हो गया तुम्हारा मुकदमा। फिर वो वकील के पास दौड़ते हैं, वकील साहब कहते हैं रेस्टोरेशन की दरख्वास्त देने पड़ेगी। रेस्टोरेशन की दरख्वास्त के साथ सम्मन जाएगा, फिर तारीख मिलेगी, और यहाँ छत्रधारी सिंह उनके खेत पे खेत काटे जा रहे हैं, एक फसल, दूसरी फसल, तीसरी फसल। ये व्यक्ति परेशान है और जान का खतरा होने के कारण अपने बेटे को अपने ननिहाल भेज देता है कि तुम वहीं पढ़ाई कर लो। किसी तरह से जीवन भर उसको वहीं रह के पढ़ाई करवाई जाए। मामला एक कोर्ट से जीतता है तो दूसरी कोर्ट से जीतते तो तीसरी कोर्ट। अंततः जिला न्यायालय से संतोखी केस जीत जाते हैं। केस जीतने के बाद उनको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। उनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, मारे खुशी के जो है ऐसा लग रहा है कि पूरा शरीर सुन्न हो गया है। तब उनका वकील कहता है नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, अभी तो इजरा की कार्रवाई करनी पड़ेगी, उसमें जो है अलग से केस होता है। तो उन्होंने कहा इजरा क्या होता है साहब, हमारे तो पूरे पैसे ख़त्म हो गए। तो कह रहे इजरा में फिर से केस करो कि हमें कब्जा दिलवाया जाए। उसमें भी बहुत समय लगता है, पग पग पे थाने की पुलिस, अमीन, कोर्ट, बाबू, वकील सब जो है पैसा खिलाइए। इजरा की कार्रवाई में आपको क्या क्या करना पड़ता है, जिस जगह पे कब्जा लेना है उसको जोतने के लिए आपका ट्रैक्टर होना चाहिए, आपके बीज होने चाहिए, तहसीलदार साहब पैमाइश करके आपको दे देंगे, मौके पे दूसरे पक्ष को बुलाया जाएगा। ये सब बहुत वृत्तांत के साथ इस उपन्यास में आया है। बड़ी मज़ेदार उसका रोचक विवरण है। जिसके खेत पे कभी कब्जा हुआ हो वो द्रवित हो जाएगा इस उपन्यास को पढ़ के, या कब्जा ना भी हुआ हो, जिसके घर में कोर्ट कचहरी भी चल रही है किसी भी तरह से, और जिस तरह से पीड़ित है कोई, वो इस उपन्यास को पढ़कर ऐसा लगेगा उसको कि ये मेरी ही कथा है। ये इस उपन्यास की बहुत बड़ी जीत है। जब कोई भी पात्र की व्यथा को पढ़ते समय पाठक को लगे ये तो मेरी ही बात कर रहा है। जंगू को मैंने बताया कि वो बागी हो गया, तो बागी होके वो, उसके पिता मर गए थे छत्रधारी के भट्टे पे जो मैनेजर थे, लेकिन मूलतः भट्टा उनके नाम पे ही था। उनको जेल हो जाती है, टॉर्चर में वो मारे जाते हैं, जंगू बागी हो जाता है। अब जंगू और अपनी माँ के साथ किसी तरह गुजारा कर रहा है, घर में झाड़ू पोछा लगा कर। एक स्कूल में चला जाता है, वहाँ के मास्टर साहब उसको जो है बहुत पसंद करते हैं कि बहुत मेहनती लड़का है, और ऐसे मेहनती लड़के का तो भविष्य अच्छा होना चाहिए। पंडित जी हैं मास्टर वो, और पंडित जी मास्टर का जंगू के बारे में एक कथन है, वो सुनने लायक है। बड़े पंडित जी कहते हैं जंग बहादुर तेज लड़का है, पढ़ने में ही नहीं सेवा भाव में भी। वे साइकिल से उतरते बाद में हैं, जंग बहादुर उनकी साइकिल का हैंडल पहले थाम लेता है, दोपहर की छुट्टी में उसकी सफाई भी कर देता है। वे कहते हैं इतने सेवाभावी लड़के का नाम जंग बहादुर किसने रखा, इसका नाम तो सेवादास होना चाहिए। कभी कभी वे सोचते हैं कि ज़रूर यह किसी ऊंची जाति के बीज से पैदा हुआ है, छोटी जाति में इतनी बुद्धि कैसे हो सकती है। तब पंडित जी को जंग बहादुर पर दया आती है कि इस बेचारे को छोटी जाति में पैदा होने का अपमान ज़िंदगी भर झेलना पड़ेगा, और इसका असली बाप मज़ा मारकर किनारे हो गया। कैसी भयानक वो है। पंडित जी अंग्रेज़ों का दिया हुआ बस एक सिद्धांत नहीं मानते कि पृथ्वी बिना सहारे के अधर में लटकी हुई है। जब छोटी से छोटी चीज़ भी बिना सहारे के हवा में नहीं लटक सकती, तो इतनी बड़ी पृथ्वी कैसे लटकी रहेगी। उनके गुरुजी ने बताया था कि हमारे धर्म ग्रंथों की इस मान्यता को झूठा साबित करने के लिए कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है, अंग्रेज ऐसी निराधार बातें प्रचारित करके गए हैं। बच्चों को गुरुजी की बात में दम नज़र आता है, लेकिन यह सोचकर डर लगता है कि शेषनाग एक दिन बूढ़े होंगे और मरेंगे भी, तो उस दिन पृथ्वी लुढ़क कर कहाँ जाएगी, हम लोगों का क्या होगा। ये गाँव की शिक्षा व्यवस्था पे भी प्रश्न है
कि मजबूरी है कि जो मास्टर हैं, अब वो मास्टर यदि आपको धार्मिक बना रहे हैं कंडीशनिंग में, तो आप धार्मिक बनेंगे और इस तरह की अवैज्ञानिक बातें भी सीखेंगे। और यदि कोई अच्छा मास्टर मिल गए तो वो कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं, ऐसे मास्टर भी इसमें मौजूद हैं। जंगू की माँ जहाँ काम करती हैं, वहाँ जो है उसके ऊपर काम करने वाला हाथ डालता है, जंग बहादुर उस पर हमला कर देते हैं, जेल चले जाते हैं। और जेल में उनका परिचय एक और साथी कैदी से होता है, गोवर्धन, जो सजा याफ्ता हैं, वहाँ पर उम्र कैद काट रहे हैं। जंग बहादुर को दलित विमर्श या चेतना वो सिखाते हैं। एक एक चीज़ जो वो बताते हैं वहाँ से सुनकर और पढ़कर जब जंग बहादुर बाहर निकलता है तो बागी बन चुका है। जिन जगहों पर उपन्यासकार ने इस विमर्श को प्रमुखता से रखा है, मैं उसको पढ़ना चाहूँगा, उस हिस्से को। गोवर्धन जंग बहादुर को बता रहा है कि होता क्या है इस ज़माने में। जंग बहादुर 17 साल का लड़का था, जेल चला गया है। गोवर्धन के एक एक शब्द जंगू प्यासे की तरह पीता है। जो ताकतवर है वह कमज़ोर का हिस्सा हड़पेगा ही, यह जीव मात्र की प्रवृत्ति है। अगर तुम आगे पढ़ते तो जानते कि पूरी दुनिया में बलवानों और चालाकों ने अपने अपने तरीक़ों से कमज़ोर और भोले लोगों को लूटा है, लेकिन इस लूट को मुकम्मल करने का पुख्ता इंतजाम हिंदू या कहिए ब्राह्मण धर्म में ही हुआ है। वर्ण व्यवस्था दुनिया की सबसे ज़्यादा अन्यायी, शातिर और स्थायी व्यवस्था है। दिमाग को ही बंधक बना लो। पैदा होने के दिन से हाथ पैर बांधने की ज़रूरत ही ना रहे, अगली पीढ़ी को आमने सामने लड़ने का खतरा भी नहीं रहे। क्या समझे? बहुत बारीक तरीके से गोवर्धन जंगू को ये सब चीज़ें सिखाता है। न्याय व्यवस्था पर भी प्रश्न उठाता है, और न्याय व्यवस्था पर प्रश्न उठाते हुए वो कहता है, अभी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो देश की सबसे ऊंची अदालतें हैं, उनमें से 100 में से 90 लोग वही जमे बैठे हैं जिनके बारे में अंग्रेज़ कहते थे कि उनमें चारित्रिक न्यायिक चरित्र नहीं होता। तो वे हमें न्याय क्या देंगे? उनमें न्यायिक चरित्र होता तो हम लोगों को भी उसमें जगह देते। जजों के कंडक्ट पर हमारे देश में कोई प्रभावी कानून नहीं बना। राजनीतिक पार्टियों पर भाई भतीजावाद का आरोप लगता है, लेकिन वे चुनाव जीत कर तो आते हैं। ऊंची अदालतों में तो पूरी तरह भाई भतीजा बात है। चाचा ताऊ जीजा फूफा साले बहनोई ज़्यादातर रिश्तेदार ही काबिज हैं। जो जजों को चुनने के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा काबिल कोई नज़र ही नहीं आया। ये महत्वपूर्ण बात कहते हैं न्यायिक व्यवस्था पर। और इस तरह से अनेक जगहों पर आप पाते हैं कि छोटे छोटे दृष्टांत के माध्यम से कोई नया टॉपिक लेखक ने अपनाया है। उसको न्याय व्यवस्था पे बात करनी है तो किसी किरदार के माध्यम से 1 या 2 अध्याय तक उसमें वो करते रहेंगे। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये पूरा उपन्यास अध्याय में नहीं विभाजित है। ये एक निरंतर बहती हुई कथा है। जैसे अगम वह दरियाव है, वैसे ये कथानक भी ऐसे बह रहा है 40 साल तक कि आपको लगेगा कि अच्छा अब तो ये होगा। अगर इसमें राम मंदिर का जिक्र आया तो आपको तुरंत पता लगेगा कि हाँ, इसके बाद अब ये आने वाला है, इसके बाद सरकार गिरने वाली है, इसके बाद जो है भर्ती निकलेगी, फिर पुलिस की भर्ती होगी, उसके बाद भर्ती निरस्त होगी, फिर एक गिरफ्तार होगा एक नेता। ये सारी चीज़ें विस्तार से मौजूद हैं। मैंने आपको बताया कि एक तूफ़ानी चरित्र है जो ग्रास रूट लेवल पे कार्य करता है। गांव में अंबेडकर की प्रतिमा लगाने का निर्णय लेता है क्योंकि विद्रोही जी ग्राम प्रधान बन जाते हैं। गांव में प्रतिमा लग रही है और अगड़े छत्रधारी सिंह के भतीजे बेटे वो सारे उसके विरोध में हैं। एक बड़ा दृश्य है, लेकिन तूफ़ानी अपने 20-25 कार्यकर्ताओं के साथ नीले रंग का कुर्ता पहन के वहाँ पर सुबह से झाड़ू बुहारू कर रहा है। जगह की पैमाइश हो गई है, मूर्ति आके रख गई है। वो चुनाव के दौरान गलियों में गीत गाता हुआ निकलता है। उन गलियों में, उन गीतों में दलितों के उत्पीड़न का जिक्र है और धीमे धीमे वो क्रांति की अलख जगा रहा है अपने समुदाय में। इस पूरे वृत्तांत को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश में जो एक पार्टी इस दौरान खड़ी हुई, जिसकी मुख्यमंत्री, सूबे की मुख्यमंत्री के पद तक पहुंची, बाद में वो पार्टी किस तरह से अपनी सीटों को बेच रही है और उसका असर तूफ़ानी जैसे चरित्र पर क्या होता है,
ये भी इस उपन्यास में मौजूद है। अंत मुझे इस उपन्यास का बताना नहीं है, तो संतोखी की व्यथा को मैं इसके आगे से आपको नहीं बताऊंगा कि संतोखी के साथ अंततः होता क्या है। संतोखी को कब्जे के लिए गए हैं, तो कब्जा मिलते मिलते जिस समय मिल रहा था और वो पहले से तैयारी करके बैठे हैं अपनी पत्नी के साथ कि पहले मैं चना बोऊंगा, फिर मैं 3 साल बाद ये लगाऊंगा, उस समय उनको हाई कोर्ट का स्टे प्राप्त हो जाता है। तो उनको समझ में नहीं आता है कि हाई कोर्ट का क्या करेंगे। फिर वो वकील कहते हैं कि हमारे परिचित के एक वकील साहब हैं इलाहाबाद में, उनके पास चले जाओ, बहुत काबिल हैं, वो तुम्हारा स्टे हटवा देंगे। इलाहाबाद जाता है तो किस तरह से रिक्शा वाला उन वकील साहब के यहाँ ना ले जाके दूसरे वकील साहब पे ले जाता है और रिक्शे वाले का कमीशन फिटे। वकील साहब लोग जैसे होटल का कमीशन होता है वैसे वकील साहब का कमीशन फिट है। तो वो कहता है कि नहीं साहब, हम तो उन वकील साहब से मिलने आए कि उन्होंने हाँ हम उन्हीं के साथ हैं, वो आज कोर्ट में गए हैं, हम उन्हीं के साथ काम करते हैं। और बेचारा ये 10,000 रुपये एडवांस दे के चला आता है, बाद में दुखी भी होता है। कई बार जाता नहीं है, दुख के मारे चला, कई बार जा रहा है तो तारीख बढ़ गई या कुछ हुआ ही नहीं, अदालत नहीं बैठी, तो बार बार अदालत तक पहुंचना इसके लिए बहुत खर्चे का, हर बार उधार ले। हालत बिल्कुल पतली हो चुकी है तो 2-4 महीने वो जाता ही नहीं है कि कुछ होना तो है नहीं, तारीख बढ़ जाएगी। इधर जो है छत्रधारी सिंह को वो खेत जोतते हुए देख रहा है। फिर वो 4 महीने बाद किसी कारण से चला जाता है तो वकील साहब कहते हैं यार लगता तुम केस लड़ते लड़ते थक गए हो, मैं तो 4 महीने पहले से स्टे वेकेट करा के बैठा हूँ, तुम आए नहीं लेने। तो उसको जो है आश्चर्य की सीमा नहीं होती कि अरे मैं हाई कोर्ट से भी जीत गया। दरअसल इससे कागज़ मजबूत होते हैं, लेकिन ये जूझता रहता है, जबकि इसको लगातार ये प्रलोभन होता है कि तुम जो है समझौता कर लो, कुछ छोड़ दो। ये अपने बेटे को, जिसको पढ़ा के इसने सुपरवाइज़र बना दिया है इतने सालों में, वो बेटा भी वहाँ से कहता है कि मैं तुम्हें हर महीने पैसा भेजता रहता हूँ, क्यों गांव के चकल्लस में पड़े हो, जो औने पौने दाम मिल रहे हैं उनसे बातचीत करके ख़त्म करो केस और तुम भी यहाँ आ जाओ। यानी कि जो नई जनरेशन है जो बाहर चली गई है, वो किस तरह से पलायन कर रही है अपनी समस्याओं से। अगर किसी के घर का बच्चा जो बाहर नौकरी कर रहा है, आज भी अगर हम देखें तो हमारे जीवन में अब ये प्रश्न आ गए हैं कि यदि आपका बेटा कहीं अन्यत्र जॉब करने चला गया है तो आप ये मान के चलिए कि भले ही आप 30 साल से अपनी संपत्ति की यहाँ रखवाली कर रहे हैं, आगे वो समस्या है, उसके पास एकमात्र सरल रास्ता होता है संपत्ति को बेच देना। और ये चीज़ स्थान के लोगों को पता है कि ये बिकेगी, तो उसके लिए वो षड्यंत्र करके ऐसी भूमिका हमारे समाज में बनाई जाती है। तो ये बिल्कुल सच्ची घटनाएँ हैं। और इन घटनाओं के बाद संतोखी और उसकी पत्नी कितने दुखी हो रहे हैं अपने बच्चे की चिट्ठी पाके। हाई कोर्ट के आदेश के बाद वो फिर जब खुशी खुशी गांव पहुंचता है तो वकील साहब कहते हैं यहाँ फिर से इजरा की कार्रवाई करनी पड़ेगी। ऐसे थोड़ी होता है। फिर वो हाई कोर्ट का आदेश लेके इजरा की कार्रवाई के लिए जाते हैं और 1 साल उसमें फिर लग जाता है, क्योंकि छत्रधारी सिंह जो हैं पुराने खिलाड़ी हैं, उनको पता है कि कब रिज्वाइंडर देना है, कब उपस्थित होना है, कब गायब हो जाना है। अंततः इनको कब्जा मिल जाता है खेत का, लेकिन उसके बाद इनका कब्जा फिर चला जाता है बंदूक के दम पर। अब की बार इनको मार के बंदूक की नली पे इनका खेत जोत दिया जाता है। हाई कोर्ट से जीता हुआ व्यक्ति फिर वकील पे पहुंचता है तो वकील कहते हैं अब इसका क्या इलाज है। उन्होंने कहा इसका कोई इलाज नहीं, हाई कोर्ट का कोई वही नहीं है। तो कह रहे अब हाई कोर्ट का इलाज तो वहाँ तक हुआ जहाँ पे कागजी कार्रवाई हो, जहाँ पे कोई बंदूक की नली पे आपको मार रहा है। तो आप विधायक जी पे जाइए, विधायक जी पत्र लिखेंगे, थाने एसपी को कहेंगे तो एसपी तो कुछ करेगा। विधायक जी भी पत्र लिख देते हैं। फिर दूसरी बार फिर विधायक जी पे जाता है तो विधायक जी कहते हैं हमारे पास यहाँ एक ही काम बचा है कि तुम्हारा हम कब्जा दिलवाते रहें। जब तुम ज़मीन रखवा नहीं पाते हो तो फिर ज़मीन लेते काहे को हो तुम लोग, ऐसा क्या मतलब है ज़मीन का। ये बेचारा संतोखी इस पूरी व्यवस्था में चक्कर बना हुआ है। थाने पे जाता है तो थानेदार मिलते नहीं है, तो वो 4-5 दिन 10 दिन थानेदार के यहाँ रह के ही काम करने लगता है। उनकी गाय लगाना, सफाई करना, झाड़ू लगाना, उसको लगा के थानेदार के यहाँ काम करेंगे, धीमे से पहचान बन जाएगी तो मुझे कब्जा दिलवा देंगे। इस तरह की मार्मिक उसमें बहुत सारी चीज़ों का जिक्र है। और अंततः माठा बाबा इसको सलाह देते हैं कि तुम, आप याद रखिएगा मैं कहानी का अंत नहीं बता रहा हूँ, अभी भी कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं, अभी मैं आधे ट्विस्ट ही बता पाया हूँ। उसमें माठा बाबा उसको जिक्र देते हैं
माठा बाबा उसको ये सलाह देते हैं, तुम जंगू के पास चले जाओ, अब तुम्हें पुलिस थाना कचहरी कुछ नहीं करवा पाएगी, जंगू ही तुम्हें न्याय दिलाएगा। जंगू एक बागी के रूप में फेमस हो चुका है, उसकी चिट्ठी, जय भीम लिखी हुई चिट्ठी जिसके पास पहुंच जाती है तो लोगों के वो हो जाते हैं हालत। जंगू छत्रधारी सिंह की पोती का अपहरण कर लेता है। जंगू का नाम सुनते ही जो है पूरे टोले में सन्नाटा छा जाता है। उसके बाद का घटनाक्रम ये है कि सूबे में सरकार बदल जाती है, अब सरकार सवर्णों की आ गई है और जंगू के एनकाउंटर का इंतज़ाम किया जाने लगा है। इसके बाद की घटना संतोखी के चरित्र के साथ मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप जब इस उपन्यास को पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि संतोखी के साथ अंततः क्या हुआ। दलित नेता विद्रोही जी प्रधान बन गए थे, मैंने आपको बताया था। अब प्रधान बना है पहली बार दलित, तो उसको ये लगा है कि हमको गांव के ये काम कराने हैं, नाली बनानी है, सड़क बनानी है। लेकिन जो अगल बगल के लोग हैं वो उसको पैसा कमाने के गुर समझाने लगे हैं। 2 जगह उसका चित्रण है, बड़ा शानदार है। विद्रोही जी को लगता है कि मैं पैसा नहीं कमाऊंगा, नहीं तो मेरी विश्वसनीयता पे प्रश्न लग जाएगा। तो वो जो दलाल टाइप व्यक्ति है वो कहता है, आपको यह तो पता है ना कि इस स्कीम में अब भैंस लोन की राशि बढ़ाकर 9,000 रुपये हो गई है। भैंस आपके पास पहले से है, खरीदने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पिछड़े वर्ग को मिलने वाली 1/3 यानी 3,000 की सब्सिडी अपनी ही भैंस पर बैठे बैठे मिल जाएगी। ना कुछ खरीदना है ना बेचना है, 9,000 लेकर 3,000 अपनी जेब में रखिए और 6,000 की रकम वापस बैंक के खाते में डाल दीजिए। सरकार के आंकड़े में एक गिनती बढ़ गई भैंस की और आपके पास जो है 3,000 रुपये का शुद्ध लाभ। पहले से ही जो भैंस है, मेरे घर में गाय है, मेरे पिताजी ने भी ऐसा ही कुछ किया हुआ है। उत्तर प्रदेश में आवारा गायों को लेकर एक स्कीम है कि आप उनको पालिए तो सरकार 1,000 रुपया महीना आपको देती है। उन गायों के कान में टैग लग जाता है। उस स्कीम का लाभ उत्तर प्रदेश में व्यापक पैमाने पर इस समय लिया जा रहा है। जितनी भी पालतू गायें हैं उन सब के कानों में टैग लग चुका है, जिनको ये कह के कि साहब ये हम तो गौ माता को रखे हुए हैं, नहीं तो गौ माता, उन्होंने कहा था अभी तो दुधारू है, गौ माता की सेवा करी तब दूध दे रही है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं हमारे जीवन में घटित होती रहती है। एक शाम 100 के 30 नंबरी नोट विद्रोही जी के हाथ में देते हुए भारती जी पूछते हैं, स्कूल के मद में आया पैसा निकालने से क्यों डर रहे हो? अभी उन्होंने भैंस की सलाह दी थी, अब स्कूल के मद की सलाह दी। तो विद्रोही जी फिर घबरा जाते हैं, स्कूल का कैसे निकालेंगे, वो तो विद्या का घर है, मंदिर है। तो उन्होंने बोला, क्या महाराज, इसके लिए तो हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले ही कह गए हैं, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, अर्थात विद्या यानी स्कूल के मद में आया सारा धन प्रधान का होता है। तो इस तरह की जो है सलाहें विद्रोही जी को लगातार दी गई हैं और इतना हास्यास्पद है ये पढ़ना कि विद्रोही जी भी कुछ कर लेते हैं, उस चक्कर में वो एक जगह फंस जाते हैं बेचारे। वो कमज़ोर है, उनको आती तो नहीं राजनीति। तो छत्रधारी सिंह जो कि हारा हुआ प्रत्याशी है, वो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सीज करा देता है। विद्रोही जी बेचारे एक दिन के लिए जेल में चले जाते हैं। प्रधान हुए तो हुए, क्या हुआ, भ्रष्टाचार कर लिया तुमने, जबकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं था बेचारों ने, लेकिन उनको कागज़ नहीं आता। और ये एक सच्चाई है कि यदि आप इस ज़माने में रहना चाहते हैं और अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आपको जीने के अलावा कागज़ सहेजने की विद्या भी सीखनी पड़ेगी। और यदि हम और आप में से अगर कोई कागज़ नहीं संभाल पा रहा है तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय में आपकी समस्याएं बढ़ने ही वाली हैं। अभी एक के बाद एक कागज़ मांगे जा रहे हैं सरकार से, सरकार द्वारा, और वो अगर आपने नहीं संभाले हैं तो अभी भी संभाल लीजिए। यह चेतना उपन्यास हमको देती है। जैसा कि मैंने बताया, सूबे में दलित मुख्यमंत्री आने से उनके कास्ट के जो लोग हैं उनमें उत्साह का संचार है। अब वो जो है बेगार नहीं करना चाहते हैं, उनको पता है कि हरिजन ऐक्ट का कैसे इस्तेमाल करना है, ये भी इस उपन्यास में।
वही तूफ़ानी जो सलाह देता है कि तुम बोल के देखो, मैं थाने पर रिपोर्ट लिखवा दूंगा। इस तरह की चीज़ें भी हैं। बात तो सही है, दिन तेज़ी से बदले हैं। जब से इस गांव की प्रधानी दहबंगा के हाथ आई है, दलितों का व्यवहार कुछ ज़्यादा ही बदल गया है। सूबे के मुख्यमंत्री के पद पर दलित महिला के बैठने के बाद इनका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया है। धान लगाने वाली मजदूरों ने नया नारा दिया है, 8 बजे आना, 5 बजे जाना, 40 रुपया रसदाना। यानी कि धान लगाने के लिए खेत में 8 बजे पैर रखेंगे, शाम 5 बजे निकल जाएंगे, दोपहर में रस और दाना चबेना भी देना होगा। गरज तो देखिए दूसरा नारा, अब की बार भादों में गोरी कलाई कादों में। यानी कि हमें 40 रुपये नहीं देना है तो आपके घर की गोरी कलाई वाली बहुओं को धान लगाने के लिए कीचड़ कादों में धंसना पड़ेगा। झक मार कर 40 रुपये दिया लोगों ने। वे मज़दूरों से टकराने का हश्र 19 साल पहले देख चुके हैं। तब 3 किलो मजदूरी मांगने के विवाद में कत्ल हो गया था। अब 40 रुपये देना पड़ रहा है, जिससे वे 13.5 किलो धान खरीद सकते हैं। तब तो मज़दूरों पर कुछ दबाव रहता भी था, अब तो ज़माना बिल्कुल पलट गया है। अगर आप आज की इस दौर में देखें तो हम लोग प्रायः ये बात करते हैं कि अब मज़दूर नहीं मिलते, किसान नहीं मिलते। गाँवों में लोग महंगी दरों पर चौकीदार और किसान ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि वो भी टिक नहीं रहे हैं उस धंधे में। किसानी की स्थिति में बहुत मेहनत है, चाहे वो आप ठेके पे खेत ले रहे हों या किसी की चौकीदारी से आप काम कर रहे हों। उसके बजाय अब मेहनत से लोग भागने लगे हैं। पहले जो किसान हल जोतता था दिन दिन भर धूप में, अब वो अपने छोटे से खेत के लिए भी ट्रैक्टर मंगा लेता है। ट्रैक्टर से जुताई करा रहा है, थ्रेसर से दाएं हो रही है, लेकिन मेहनत नदारद है। और अब तो बीच बीच में स्थिति ये आ गई है कि लोग खेती के बजाय ई रिक्शा चलाने को प्राथमिकता दे रहे हैं। ई रिक्शा आप देख रहे हैं ग्वालियर से लेकर हर जगह भरमार की स्थिति में आ रही है। अगर आप बारीक नज़र से देखें तो स्थिति ये है कि जो कुशल श्रमिक बन सकते थे, जिसमें मेहनत का काम होता था, उन्होंने अपने कौशल को छोड़कर आसान पैसा कमाने का तरीका चुना। उसकी 2 वजह हैं। जितने पैसे से वो मेहनत करके पैसा कमाता था, उतने ही पैसे उसको ई रिक्शा में मिल रहे हैं। यानी कि भारत में श्रम का मूल्य शुरू से ही बहुत कम था। अगर श्रम का सम्मानजनक मूल्य मिलता तो लोग आलस्य की दिशा में नहीं बढ़ते। ये एक सच्चाई है। और मेरा तो यहाँ तक कहना है कि किसी शहर या कस्बे में कितने ई रिक्शा हैं, उसको देखकर आप उस शहर के अर्थव्यवस्था के बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ कितने बेरोजगार हैं। इसी दबाव में आकर भगवत पांडे एक ट्रैक्टर का लोन ले लेते हैं। अब यहाँ पर उत्तरार्ध की दूसरी कहानी शुरू हो रही है। भगवत पांडे को मज़दूर नहीं मिल रहे हैं, मज़दूर औने पौने दाम मांग रहा है। तो भगवत पांडे के बड़े बेटे प्रभाकर ने तय किया कि अब हम ही खेती कर लेते हैं। प्रभाकर खेत जोतने लगते हैं तो प्रभाकर की पत्नी जो कि ब्राह्मण है, उनको लगता है कि हमारे मायके वाले आज आने वाले हैं, आज तुम हल जोतते हुए दिख मत जाना उन्हें, नहीं तो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। लोग कहेंगे कि हल जोतने वाले किसान से तुम्हारी शादी की थी क्या। उनके मामा जी आकर सलाह दे जाते हैं, ट्रैक्टर खरीद लो, 10 मिनट में तुम्हारा पूरा खेत जोत देगा, खड़ा खड़ा पूरे गांव में आप कमाई करते रहोगे, अलग किराए पे चलेगा। ट्रैक्टर ले लेते हैं, लेकिन उनको ये तो पता ही नहीं है कि ट्रैक्टर तो खुद चलाएंगे तभी फ़ायदा है, कोई और चलाएगा तो उसका नुकसान होगा। पांडे जी किसी और को चलाने को देते हैं, घाटे पे घाटा, अंततः ट्रैक्टर बंद हो गया है। ट्रैक्टर बंद हो गया है तो इतना पैसा नहीं है कि उसका जो है काम करा लें, तो ट्रैक्टर की किस्त नहीं जा पाती है। पांडे जी के नाम वारंट आ जाता है कि पैसा जमा करो, बैंक जो है तहसील को सूचित कर देता है। पांडे जी किसी के केस में गवाही देने तहसील गए हुए हैं, वहाँ का जो अर्दली है वो पहचान लेता है ये वही पांडे हैं, तो इनको धीमे से कहता है कि तुम रुक जाना, अभी बाद में जाना। फिर कहते हैं कि तहसीलदार साहब आपको बुला रहे हैं। तो पांडे जी जो है तहसीलदार पर जाते हैं, तहसीलदार उनको वहाँ से हवालात भेज देता है। अब हवालात में जो है पांडे जी के साथ मैं 1-2 चीज़ें इसमें मिस कर दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा विस्तृत है। अगर मैं पूरे जितने अंश मैंने इसमें पढ़े हैं उतना मैं संभाल के रखने की चेष्टा करूँगा या आपको सुनाने की चेष्टा करूँगा तो 2 घंटे और लग जाएंगे। अभी बहुत सारे उसमें किस्से हैं
और इतना मैं आपके सब्र का इम्तिहान नहीं लूँगा। कुछ आपके लिए छोड़ेंगे ही, कुछ क्या मैं जो बता रहा हूँ वो केवल 25% है इस उपन्यास का, इस महान उपन्यास का। आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसे अनेक किस्से और वृत्तांत मिलेंगे जो अपनी दुनिया से जुड़े हुए आपको महसूस होंगे। इसमें एक जगह पर सचिवालय का जिक्र है। सचिवालय यानी कि वह जगह जहाँ पर लोग अपने समस्याओं के लिए धरना प्रदर्शन करने जाते हैं। वहीं पर एक सड़क है जिसका नाम रखा हुआ है कोप भवन, उसका जिक्र है बड़ा अच्छा सा। यहाँ एक कोप भवन भी है। इसमें भवन जैसा कुछ नहीं है। विधायक आवास से सचिवालय को जोड़ने वाली जो आधा किलोमीटर लंबी सर्पिल सड़क है, उसके दोनों ओर अशोक, अमलतास, गुलमोहर के ऊंचे घने पेड़ हैं। उन्हीं के नीचे पूरे प्रदेश के दुखियारे धरने पर बैठे रहते हैं। यही दुखियारों का कोप भवन है। अपनी अपनी विपत्ति गाथा अपने पीछे टंगे बैनर में लिखकर न्याय पाने की आस में जाड़ा, गर्मी, बरसात, रात दिन किसी मुक्तिदाता का इंतज़ार करते रहते हैं। किसी बूढ़ी विधवा के जवान बेटे का कत्ल हो गया, अपराधी पकड़े नहीं गए। किसी की बेटी का अपहरण हो गया, बलात्कार और हत्या हो गई, रिपोर्ट नहीं लिखी गई। किसी की बेटी जलकर मार गई, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। ये महीनों से और सालों से इसी उम्मीद में बैठे हैं कि एक दिन सरकार इनकी सुनेगी। सारे विधायक और मंत्री इसी रास्ते से विधानसभा जाते हैं, कभी तो उन पर नज़र पड़ेगी। ये भिखारी नहीं है, लेकिन न्याय मांगने आए हैं और कुछ भी मांगने वाला भिखारी हो जाता है, इसलिए इन्हें भिखारी मान लिया गया है। कभी कभी पुलिस इन्हें मार पीट कर भगा देती है। 1-2 दिन बाद ये फिर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। कभी कोई पत्रकार इनकी व्यथा कथा अखबार में प्रकाशित कर देता है तो ये उस अखबार की कटिंग इनलाज कराकर, फ़ोटोकॉपी कराकर बैनर में चिपका देते हैं। वैसे तो ये लंबी लड़ाई का हौसला लेके बैठे हैं, लेकिन कभी कभी हिम्मत हार जाते हैं। गुलमोहर की मोटी डाल पर फंदा लटकाकर लटक जाते हैं। तब 2-4 दिन तक इन्हें अखबार के पन्ने पर जगह मिल जाती है। सरकार ने इन आत्महत्याओं के लिए गुलमोहर के पेड़ को दोषी माना है और उसे काटने का आदेश दे दिया है। लेकिन कोप भवन के दुखियारों का इस मुखर विरोध के बावजूद इस आदेश में संशोधन करते हुए केवल उस डाल को काटना पर्याप्त माना गया जिस पर आत्महत्या करने वाले किसान फंदा डालते हैं। सरकार ने तो कहा है कि पेड़ काट दो, उसकी भी आपत्ति लगाई। लोगों ने ज्ञापन दिए कि साहब पेड़ ना काटा जाए, तो सरकार ने यह तय किया कि वो डाल काट दी जाए जिस पे लटकते हैं। इस तरह का बारीक हास्य के साथ गंभीर व्यंग्य जो है, परसाई सीलाल शुक्ल भी आपको नज़र आएंगे इसमें कई जगह पर। इसीलिए ये उपन्यास इतना चर्चा में है कि लगभग 20 साल बाद हिंदी साहित्य में कोई इस तरह का उपन्यास इतने व्यापक फलक के साथ आया है। एक जगह हर एक खेत का जिक्र है, बड़ा सुंदर सा जिक्र है। अब हरियाली ही किसान को जीवित रखती है। फसल तैयार होने में कितनी लागत आई, कितना लाभ होगा, इसका हिसाब वह नहीं लगाता। पीढ़ियों से हिसाब लगाने की परंपरा नहीं है। इसलिए नहीं है कि वह हिसाब लगा नहीं सकता। हिसाब लगाने बैठा तो दुखी हो जाएगा। वह जानता है कि हिसाब में हमेशा घाटा आएगा। खेती है ही घाटे का पेशा। बाप दादा ऐसा कहते आए हैं। इधर जैसे जैसे खेती में नकदी की निर्भरता बढ़ रही है, घाटा भी बढ़ रहा है। पांडे जी का बेटा दिवाकर है जो अपने पिता से कहता है कि मेरे हिस्से का प्लॉट तुम बेच दो और मैं 1 लाख रुपए देकर पुलिस में भर्ती होऊंगा। अंततः वो भर्ती हो भी जाता है। पांडे जी के यहाँ मिठाइयाँ बढ़ जाती हैं। कुछ दिन बाद सूबे की सरकार फिर बदल जाती है और पुलिस भर्ती रद्द कर दी जाती है। जब बेटा पुलिस कांस्टेबल बन जाता है तो अपनी बीवी को और घर का सामान बटोर कर शहर चला जाता है, और जब नौकरी छूट जाती है, रहना मुश्किल हो जाता है, तो बीवी को अपने गांव, अपने मायके भेज देता है और खुद लौटकर घर आ जाता है। चूँकि वो व्यवस्था से नाराज़ है, लेकिन वो अपनी व्यवस्था की नाराज़गी अपने पिता पांडे पर उतारता है। सुबह से शाम तक उग्र व्यवहार, घर वालों का जीना हराम उसका पेशा बन चुका है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो लगभग हम सभी के आसपास घटित हो रही हैं। बेटों की नौकरी छूट जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। छूट जाने के बाद बेटा घर में आता है, वो कितना आक्रामक व्यवहार कर रहा है, ऐसा अक्सर देखा जाता है। पांडे जी डिफ़ाल्टर हो गए हैं। डिफ़ाल्टर होने के बाद तहसीलदार उनको हवालात में भेज देता है
और हवालात का जैसा जिक्र वो एक रात पांडे जी जो हवालात में गुजारते हैं उसका जैसा व्यापक चित्र खींचा है शिवमूर्ति जी ने, उससे तो मुझे लगता है या तो वो स्वयं भी एक आध दिन के लिए हवालात गए हैं या वो हवालात में कहीं जमानत कराने आते जाते रहते हैं। मैं पढ़ के बताना चाहूँगा। एक 8x10 की कोठरी है, अंधेरा होने के बाद उसमें कुछ दिखता नहीं है क्योंकि बत्ती का इंतजाम नहीं है। थाने की मतलब वो हवालात है तो जो अर्दली है वो भी ताला डाल के चला जाता है। वो कहता है हम सुबह आएंगे। अब तो जैसे घुसे तो पेशाब की बदबू से जो है इनका जी गनगना गया पांडे जी का। बेचारे कभी गए नहीं जेल में, तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। तो ये 1 घंटे तक उसी जगह पे खड़े रहे। जो अर्दली है वो टॉर्च जलाते हुए आता है तो देखा है उसी दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं। तो अर्दली इन पे दया करता है और दया करते हुए कहता है कि बाबा ऐसा है कि कुछ खाओगे तो मैं ले आऊँ बाहर से तुम्हारे लिए। तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनको ये पता लग गया कि अब शाम हो गई है। तो ये ओम भूर्भुवः करके संध्या वंदन के बाद भी अपनी जगह पर बैठ गए। याद नहीं रहा कि कितनी देर से बैठे हैं। ठंड महसूस होने लगी। मन किया पास में पड़ा कंबल उठाकर ओढ़ लें, लेकिन इसे कितने हवालातियों ने ओढ़ा होगा, कितनी जातियों ने, कितने रोगियों ने, टीबी दमा मिर्गी के मरीजों ने, खुजली चीलर वालों ने। उसे छूने के विचार से इन्हें गिनगिनी छूटने लगी। ठंड लग रही है लेकिन लग रहा है कि कैसे ओढ़ें। प्यास तो तभी महसूस हो रही थी जब हाथ मुंह धो रहे थे, लेकिन पेशाब करने से बचना चाहते थे इसलिए नहीं पिया। अब मुंह पूरी तरह सूख गया था। फिर जैसे समझौता सा करते हुए झुककर अंगूठे और तर्जनी की चुटकी बनाते हुए उन्होंने कंबल को उठाया तो एक चुहिया पुआल पर से कूदी और नाली की ओर भाग गई। फिर उसके 4, 5, 6 नवजात गुलाबी बच्चे चुक चुक करते हुए पुआल पर से गिर पड़े। कंबल उनके हाथ से छूट गया। चुहिया के बच्चों को उठाकर उन्होंने दीवार के किनारे रख दिया। टार्च की रोशनी हिलाकर पल भर के लिए दीवार पर गई तो दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखा। उन्होंने फिर रोशनी डाली। कोयले से दीवार पर लिखा हुआ था टेढ़े मेढ़े अक्षरों में, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पांडे जी हवालात में हैं रात भर से। रात में बड़े कष्ट से वो कंबल ओढ़ ही लेते हैं, ठंड जब लगने लगती है कि कब तक जंगले से पीठ सिकाए बैठे रहेंगे। कोई सुनने वाला नहीं है उनको। पूरी रात में उस हवालात में अकेले हैं। ट्रेन की सीटी सुनाई पड़ी, फिर गड़गड़ाहट की आवाज़। ट्रेन लोहे के पुल से गुजर रही है। फिर किसी ट्रक का हॉर्न, मुर्गे की बांग। सीखचों के बीच से फाटक के बाहर अंधेरी की चादर कुछ हल्की लग रही थी। लगा पेट में गैस का दबाव बढ़ रहा है। बेघबराए, रात में कुछ खाया नहीं। लाई चने का पैकेट कुर्ते की जेब में ज्यों का त्यों पड़ा है। फिर ये दबाव क्यों? शायद लड्डू डालडे में बना था। जैसे भी हो इसे रोकना होगा। 8 बजे से पहले शायद ही कोठरी में कोई आए। पेशाब तो बहुत पहले से रोके बैठे थे, अब रोकना संभव नहीं। नाली में निपट लेते। टार्च जलाई, उठे, कंबल उतारा, नाली पर टार्च की रोशनी डाली तो नाली के दोनों सिरों पर लघु शंका के लिए बैठ गए। लेकिन धार खत्म होने के साथ साथ दीर्घ संख्या का दबाव बढ़ गया। ऐसा कि रोके ना रोके, दुर्निवार। अब क्या करें? समय बिल्कुल ना था बस के बाहर। उठकर फ़ौरन कांच खोली, पीछे मुड़े और कोने की ओर पीट करके बैठ गए। आधा मिनट भी ना लगा होगा, धड़ाक से मुक्त हो गए। तेज़ बदबू फैली, नाक दबानी पड़ी, लेकिन जैसे बोझ उतर गया। राहत मिल गई और कुछ देर उसी दशा में बैठे रह गए। ये उसी हवालात में जिसमें उनको पेशाब की बदबू आ रही थी, उसी में पांडे जी को शौच करनी पड़ी। पांडे जी 24 घंटे से ज़्यादा उस हवालात में रहते हैं। दूसरे दिन वो हवालात का कांस्टेबल ही कहता है कि कोई फ़ोन नंबर हो तो बता दो। तो उन्होंने कहा कोई नंबर नहीं है, कोई नहीं। तो वो हवालात का जो कांस्टेबल है वो इतनी दया करता है कि साइकिल लेकर उनके गांव तक जाता है कि आपके वो जो हैं पकड़े गए हैं, क्योंकि गांव में पता ही नहीं है कि भाई साहब हवालात में हैं। पंडिताइन ने रात भर खाना नहीं खाया है। सुबह जैसे ही वो उसने आके बताया कि पांडे जी हवालात में हैं, आप लोग छुड़ा लो जाके, तो पंडिताइन वहाँ चिल्ला चिल्ला के रोने लग जाती हैं, बैठ जाती हैं वहीं। प्रभाकर यानी उनका बड़ा बेटा आता है, अपनी माँ को कहता है धीमे से रो, पूरे गांव में बेइज्जती कराओगी क्या? कैसे पता लगे कि पांडे जी जेल चले गए, पूरी इज्जत चली जाएगी। तो ये एक बोझ जो प्रतिष्ठा का है पांडे जी पे या आज के समय में किसी सवर्ण पे, ये भी बहुत बड़ा बोझ है। ये इस उपन्यास में
बारंबार स्थापित हुआ है कि शिवमूर्ति जी ने कोई दलित विमर्श या चेतना के लिए ही ये नहीं लिखा है, एक ब्राह्मण की व्यथा कथा को इतनी करुणा से लिखा है जिससे आपको पता लगे कि एक मनुष्य होने के नाते हम कितनी कठिनाइयों से इस जीवन को जी रहे हैं। अंततः जो है घटनाएं आगे बढ़ती हैं। पांडे जी का क्या होता है ये आप इस उपन्यास में पढ़ेंगे। पांडे जी को कितनी कठिनाई से जो है हवाला से बाहर निकलते हैं, उनके साले साहब और बेटा कहाँ कहाँ से कर्ज उठा के उसके निकालता है, क्योंकि आज दूसरी रात हवालात में रहने का उनके पास ना तो सब्र है ना ताकत है। अंततः हवाला से छूट जाते हैं, लेकिन जब से हवाला से आए हैं तब से दुखी से रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। अंततः उनकी मति भी चली जाती है, वो बेचारे एक तरह से सदमे में इतने चले जाते हैं कि इज्जत चली गई। ट्रैक्टर के कारण ज़मीन कुर्की हो जाती है, उनकी ज़मीन की कुर्की में वकील कहता है कुर्की तो दिखाने के लिए होगी, कोई बोली में नहीं आएगा नीलामी में तो तुम्हें ही मिल जाएगी। लेकिन इनका पुराना एक पीढ़ी पुराना दुश्मन होता है जो औने पौने दाम पे तहसीलदार से मिलकर इनकी ज़मीन अपने नाम लिखवा लेता है। पांडे जी तब से विक्षिप्त हो गए हैं और अंततः पांडे जी क्या करते हैं वो आप इस उपन्यास में पढ़ेंगे। उनको अपनी इज्जत अपनी ज़मीन वापस लेने के लिए किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है इसमें विस्तार से वर्णन है। इधर तूफानी जो ग्रास रूट कार्यकर्ता था, अगले चुनाव में उसको विधायक पद की प्रत्याशा है। उसको मालूम है कि इस पूरे इलाके में मैंने घूम घूम कर अपने वोटर बनाए हैं, लेकिन पार्टी टिकट देती है एक ब्राह्मण प्रत्याशी को जिसके पास पैसा है, और सुनने में आया है कि एक एक टिकट 1-1 करोड़ में बिकी है। तूफानी बहुत दुखी है। तूफानी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है, लेकिन पार्टी से फरमान आया है कि तूफानी को निष्कासित ही नहीं करना है, बेइज्जत भी करना है। तो तूफानी का सामान फेंकवाने का आदेश आया है, तो वो कहता है कि तूफानी पे तो सामान ही नहीं है, तो उसको फेंकवाओगे क्या? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप पहले सामान रखवाइए, ताकि वो अखबार में जब छपे तो ऐसा लगे कि इसका सामान फेंक दिया गया। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अंततः तूफानी को टिकट नहीं मिलता। उपन्यास अपने अंत की ओर है। अंत कैसा हुआ मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन जंगू तूफानी से एक जने पूछते हैं कि यार आप जंगू के पास चले जाओ, वहाँ आपकी समस्या का निवारण मिलेगा। तो वो कहता है अब जंगू की बहादुरी से काम नहीं चलने वाला, दुनिया बहुत ख़राब हो चुकी है। जंगू के हाथ इतने बड़े नहीं कि दुनिया को ख़राब करने वालों शैतानों तक पहुंच सकें। खुद हमारे रहनुमा शैतानों से हाथ मिला चुके हैं। अब ज़रूरत है कि दुनिया को आमूल चूल बदल दिया जाए। बहुत पहले देखा था उसका एक चौबाला सुनिए, रात नफ़रत की काली ख़त्म हो, एक ऐसी सुबह की पौ फटे जिसमें इंसान बराबर हो दुनिया के सब, जाति धर्मों की नामो निशानियाँ मिटें। सुनकर बैताली के कानों में नगाड़ा नगड़ची हारमोनिया टुनटुनियाँ सारे एक साथ बज उठे। पहले मैंने सोचा था कि इस जगह पर अपनी बात समाप्त करूंगा, लेकिन जब मैंने जो समीक्षा जो दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा प्रीति ने लिखी है उसके एक पैराग्राफ से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। जीवन की साधारणता का आख्यान, इसकी एक समीक्षा प्रकाशित है, उसमें वो पैराग्राफ है जिसको सुनाकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। शिवमूर्ति जी यह स्पष्ट करते हैं कि इस अराजक समय में सरकार भी अंततः एक शोषक ही है, चाहे वह सरकारी लोन का जाल हो, सरकारी बैंकों की धांधली, ब्याज पर पैसे देने वाले साहूकारों की मनमानी वसूली, सब अंततः भूमिहीन को ही अपना टारगेट बनाते हैं। और ये बिल्कुल सच है। यदि आप इस टैक्स व्यवस्था पर नज़र डालें, अपने आसपास की जाने वाली वसूली पर नज़र डालें जो सरकारी वसूली है, तो आपको ये बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी कि सरकार आम इंसान को इंसान ना समझकर अब पैसा कमाने का टूल समझ रही है। हम उन चीज़ों का टैक्स दे रहे हैं, उन सेवाओं का टैक्स दे रहे हैं जो सेवाएं हम कभी लेते ही नहीं। जैसे कि मान लीजिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हो, उसकी ज़रूरत तभी पड़ेगी जब आप बीमार पड़ेंगे, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय खरीदते समय ही आपसे पर्याप्त मात्रा में टैक्स वसूल लिया जाता है।
यानी वो सेवा जब आपने ली ही नहीं लेकिन उसका आपको टैक्स चुकाना पड़ता है। इस तरह की अनेक बातें इस उपन्यास में उभर के सामने आई हैं, व्यक्ति को द्रवित करती हैं, कुल मिलाकर पाठक को परिपक्व बनाती हैं कि वो समय और उसकी विद्रूपताओं को बहुत नज़दीकी से महसूस करे। कहीं उसको ये अपनी ही बात लगती है और कहीं ये समाज की बात। इन शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।